हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बहुत से विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कुछ के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर पी ब्लॉक वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी रिएक्शंस इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से कारण वाले क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर, हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको इन सब बातों के बारे में ही बता रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उनमें पहले पेज पर रिएक्शंस लिखी हुई है। अब उन रिएक्शंस में से आपको कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है, कौन कौन सी छोड़नी है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना तो क्या है और क्या छोड़ देना है ना। तो देखो, अगर मैं इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की बात करूं तो पहली रिएक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरी रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तीसरी रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चौथी रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पांचवी रिएक्शन जो है वो N2O को बनाने का मेथड है। और N2O जो है वो एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ना। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो पांचवी रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट नहीं है। छठी रिएक्शन भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड से संबंधित है, ये रिएक्शन भी आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी। सातवीं जो रिएक्शन है वो भी आपसे नहीं पूछी जाएगी क्योंकि वो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड से संबंधित है। तो 1 से 7 रिएक्शंस आप छोड़ सकते हैं, है ना, छोड़ सकते हैं 1 से 7। उसके बाद में 8वीं जो रिएक्शन है ना वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल का इसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है। नाइट्रिक अम्ल का क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। P2O5 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो 8वीं रिएक्शन आपको पढ़ लेनी चाहिए। 9वीं रिएक्शन जो है वो भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 10वीं रिएक्शन जो है वो नाइट्रिक अम्ल बनाने का मेथड है ना। तो 10वीं रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 8वीं रिएक्शन, 10वीं रिएक्शन। उसके बाद में आगे देखिएगा, 11 से लेकर 18 तक की जो रिएक्शंस हैं, 11 से लेकर 18 तक की जो रिएक्शंस है, ये 8 रिएक्शंस हैं। ये 8 रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद करनी है ना। और इन रिएक्शंस को याद करने का तरीका मैंने आपको जब पी ब्लॉक पढ़ाया था उसमें बताया था। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है ना तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ये 8 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक, कॉपर, कार्बन, सल्फरेट, P4 और I2, और इनको मैंने ट्रिक के साथ पढ़ा रखा है ना। तो यदि आप वो वीडियो देख लेते हो तो ये 8 रिएक्शंस आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब 9वीं रिएक्शन पे चलते हैं, अगली रिएक्शन पे चलते हैं। 17वीं रिएक्शन। 17वीं रिएक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि P4 है ना, और फॉस्फोरस के अप्रूव वगैरह आपके सिलेबस से हटा लिए गए हैं, तो 17वीं रिएक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। 18वीं जो रिएक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। 19वीं जो रिएक्शन है उसमें आपको देखो P4 के साथ रिएक्शन करके फॉस्फिन गैस बना रखी है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉस्फोरस के अप्रूव आपके सिलेबस से हटा लिए गए हैं। P4 से संबंधित कोई रिएक्शन आपको नहीं पढ़नी। उसके बाद में आगे चलते हैं। 21वीं और 22वीं जो रिएक्शन है वो थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, है ना। 23वीं रिएक्शन छोड़ देना, 24वीं छोड़ देना, 25वीं भी छोड़ देना। उसके बाद में चलते हैं 26वीं रिएक्शन, है ना। 26वीं और 27वीं रिएक्शन भी आप छोड़ सकते हैं। 28वीं भी छोड़ देना, 29वीं छोड़ देना, 30वीं छोड़ देना, है ना। ये भी सारी छोड़ देना। जो बताइए उनको टिक आप अपने नोट्स में कर लेना, चलिएगा। 30वीं छोड़ देना, 31वीं छोड़ देना, 32वीं छोड़ देना, 33वीं छोड़ देना, 34 छोड़ देना, 35 छोड़ देना, है ना। ये सारी रिएक्शंस आपको नहीं पढ़नी। 36वीं छोड़ देना, 37वीं छोड़ देना, 38वीं छोड़ देना, 39वीं रिएक्शन भी छोड़ देना, नहीं आएगी एग्ज़ाम में, और 40वीं भी छोड़ देना। ये तो मैंने आपको इस पेज पे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, है ना,
उनमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है वो बताइए मैंने आपको, है ना। हालांकि एक बार आपको सबको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन जो रिएक्शंस मैंने आपको अभी बताई है उन रिएक्शंस को आपको अच्छे से क्या करना है, याद करना है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। अब इसमें आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो ये सामान्य बातें हैं, है ना। इसमें आपको एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना है कि पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। वर्ग 15 पे आ जाए। वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ध्यान रखना है। परमाणुविक आकार से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पता होना चाहिए कि वर्ग में नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है ना। क्योंकि इसके आधार पे अपन अन्य गुणों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। आयनन विभव, है ना। आयनन विभव में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव वर्ग 16 के तत्वों के आयनन विभव से क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि इनका जो विन्यास होता है वो कैसा होता है, अर्धपूरित होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है ना। विद्युत ऋणता आप छोड़ देना, नहीं पढ़नी, क्योंकि एग्जाम में विद्युत ऋणता से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ऑक्सीकरण अवस्था में एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि -3 + 3 + 5 होती है वर्ग 15 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। और एक आपको है ना इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अक्रिय युग्म प्रभाव। ये आपसे पूछा जा सकता है। अक्रिय युग्म प्रभाव की परिभाषा भी परीक्षा में पूछी जाती है, और इसके आधार पर हम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की व्याख्या किस प्रकार करते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता है ये आपको अच्छे से पढ़नी है ना। हैलोजन के साथ पढ़नी है। हैलोजन के साथ एक क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता और फॉस्फोरस क्या करता है, पेंटाहेलाइड का निर्माण करता है। इसी प्रकार आज वाले टेस्ट में क्वेश्चन दिया था मैंने कि R3PO तो बन जाता है और R3NO नहीं बनता। तो ये हैलोजन के साथ क्रियाशीलता में आपको ये 2 क्वेश्चन याद रखने हैं, है ना। वो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड नहीं बनता, जबकि फॉस्फोरस का पेंटाहेलाइड बन जाता है, और नाइट्रोजन का जो R3NO है वो भी नहीं बनता, है ना। और नाइट्रोजन का क्यों नहीं बनता ये, क्योंकि नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक नहीं होता। बस आंसर इतना सा याद रखना है कि इसके पास में रिक्त डी कक्षक नहीं होता, फॉस्फोरस के पास होता है। हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। इसमें एक तो आपको ये याद रखना है कि किस प्रकार के हाइड्राइड बनते हैं, और इनकी अपचायक प्रवृत्ति का क्रम आपको ध्यान रखना है ना। अपचायक प्रवृत्ति इंपॉर्टेंट है, और क्षारीय प्रवृत्ति भी क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। अपचायक प्रवृत्ति और क्षारीय प्रवृत्ति आपको अच्छे से पढ़नी है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, E2O3 और E2O5। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि E2O3 से E2O5 जो होते हैं वो ज़्यादा अम्लीय होते हैं, है ना। जो आपको एकदम मेन जो बातें हैं ना वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। धातुओं के साथ अभिक्रियाशीलता में आपको वैसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी आप इसकी एक बार रीडिंग मार लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, है ना, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक अमोनिया का क्वथनांक फोस्फिन से क्या होता है, अधिक होता है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ट्राई हैलाइड से पेंटाहेलाइड अधिक सहसंयोजी के होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फायन के नियम अनुसार, है ना, फायन के नियम अनुसार केंद्रीय परमाणु में धनावेश की मात्रा जितनी अधिक होती है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, सहसंयोजी होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ग 15 के तत्वों में सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। BiS3, ये क्वेश्चन मैंने आज टेस्ट में भी आपको दिया था। फिर आपको डाई नाइट्रोजन पढ़नी है ना। डाई नाइट्रोजन में आपको एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि डाई नाइट्रोजन अक्रिय गैस होती है ना। अक्रिय गैस होती है। क्यों होती है अक्रिय गैस, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N की उच्च बंध ऊर्जा के कारण, है ना। उसके बाद में नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन गैस में आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि यह कमरे के ताप पर क्या है, लगभग अक्रिय गैस होती है। फिर इसको बनाने के मेथड्स है ना, ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो अमोनियम क्लोराइड से, एक अमोनियम डाइक्रोमेट से, एक अमोनियम क्लोराइड से, एक अमोनियम डाइक्रोमेट से, और तीसरी जो विधि है एजाइड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अति शुद्ध अवस्था में क्या प्राप्त होती है, डाई नाइट्रोजन गैस। तो देखो, आपको ये तीनों रिएक्शंस अच्छे से याद करनी है, अमोनियम क्लोराइड वाली, अमोनियम डाइक्रोमेट वाली और एजाइड वाली। सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं
तो अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस बनती है, डाइनाइट्रोजन। या आपसे पूछा जा सकता है कि अमोनियम क्लोराइड से आप डाइनाइट्रोजन गैस कैसे प्राप्त करोगे, तो ये वाली और एजाइड वाली, और इन तीनों में भी अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो तो कौन सी है, एजाइड वाली, है ना। तो बताओ समझ में आ रही है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नाइट्रोजन गैस के उपयोग आपको देख लेने हैं, है ना। इसमें एक तो अक्रिय वातावरण वाला इम्पोर्टेंट है और एक क्रायो सर्जरी वाला इम्पोर्टेंट है। और द्रव नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतक के रूप में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन देखो मैंने बताया था ना आपको अभी कि नाइट्रोजन कमरे के ताप पर क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। फिर नाइट्रोजन के रासायनिक गुण धातुओं के साथ, है ना, ये आसान है इसलिए परीक्षा में नहीं पूछा जाता। हाइड्रोजन के साथ, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, ये वाली अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अमोनिया गैस बनती है और ये हैबर विधि है। कौन सी विधि है, हैबर विधि। तो हैबर विधि आपको अच्छे से पढ़नी है। और एक बात, है ना, आगे आएगी इसके अंदर कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया गैस की मात्रा को बढ़ाने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ बताओ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हैबर विधि आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है ना। फिर ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया भी इम्पोर्टेंट है। ये अभिक्रिया इम्पोर्टेंट क्यों है पता है क्या, क्योंकि ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ गैस के अणुओं की संख्या क्या है, समान है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक ऐसी अभिक्रिया लिखो जो दाब से क्या हो, अप्रभावित हो। इसलिए ये अभिक्रिया क्या है, इम्पोर्टेंट। तो एक तो हैबर विधि और एक ये वाली अभिक्रिया। चलिएगा आगे चलते हैं। एक ये अभिक्रिया भी आपसे पूछी जा सकती है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन से बनेगा कैल्शियम साइनेमाइड प्लस कार्बन, और कैल्शियम साइनेमाइड को नाइट्रोलियम भी कहते हैं। तो ये अभिक्रिया भी आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिएगा आगे चलते हैं। अमोनिया गैस की अगर हम बात करें तो अमोनिया गैस में आपको यूरिया के जल अपघटन से, एक तो ये वाला, एक अमोनियम क्लोराइड से, और एक हैबर विधि वापस आ गई, है ना। हैबर विधि वापस क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर तो अपन हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं और वहाँ पर हमने नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया के रूप में इसको पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है और क्या इसके अंदर छोड़ना है। तो यूरिया के जल अपघटन से, एक अमोनियम क्लोराइड से और एक हैबर विधि, है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये चित्र आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस चित्र को आप याद करेंगे। और ये जो आवश्यक शर्तें हैं ना अमोनिया की उच्च मात्रा के लिए, इन आवश्यक शर्तों को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, ये परीक्षा में पूछी जाती है। फिर अमोनिया की संरचना है, इसको आप देख लेना, आसान सी है, पिरामिडीय संरचना होती है ना। फिर आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया क्षारीय प्रवृत्ति की क्यों होती है, तो सीधा सा आंसर है कि अमोनिया में नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पेयर उपस्थित होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पेयर उपस्थित होता है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर +2 और Ag+1 वाली, है ना। कॉपर +2 और Ag+1 वाली जो अभिक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़नी है, मैंने आपको वीडियो के अंदर पढ़ा रखा है। चलिएगा उसके बाद में ये वही बातें हैं, रिएक्शन लिख के बताई गई है ना। ये अमोनिया लुईस क्षार की बातें क्यों व्यवहार करती है, क्योंकि नाइट्रोजन पर क्या उपस्थित होता है, लोन पेयर उपस्थित होता है। ये देखो वापस से वो क्वेश्चन आ गया, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये रिएक्शंस आ गई, वही वाली रिएक्शंस हैं। फिर ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये आपको नहीं पढ़ने, है ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, इनको आप छोड़ देना, ये नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना। NO2 द्वितीयकृत क्यों होती है, ये भी आपको नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड सब सिलेबस से हटा लिए गए हैं। नाइट्रोजन का जो ये नाइट्रिक अम्ल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। और इसमें आपको एक तो ओस्टवाल्ड विधि याद रखनी है। कौन सी विधि, ओस्टवाल्ड विधि। एक आपको ओस्टवाल्ड विधि के बाद में ये जो प्रयोगशाला विधि है ना, ये भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। चलिएगा नाइट्रिक अम्ल की संरचना को आप देख लीजिएगा थोड़ा, बाकी नाइट्रिक अम्ल की संरचना परीक्षा में पूछी नहीं जाती। फिर इसके बाद में ये नाइट्रिक अम्ल की 8 अभिक्रियाएँ आ गई। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना जब वीडियो शुरू हुआ था, एक तो कॉपर की 2 बार है, एक तनु के साथ, एक सांद्र के साथ,
जिंक की भी 2 बार है, एक तनु के साथ और एक सांद्र के साथ, फिर 4 ये हो गई। ये देखो आयोडीन, कार्बन, सल्फरेट और P4, IC7 पापा के, IC7 पापा के, है ना। ट्रिक है ये, मैंने वीडियो में बता रखी है, आप देख लेना। उसके बाद में बोरी वाला परीक्षण भी आपको पढ़ना है ना। बोरी वाला परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बोरी वाला परीक्षण का पूछा जा सकता है, तो बोरी वाला परीक्षण आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको फॉस्फोरस के अपरूप नहीं पढ़ने, है ना, छोड़ देना इनको, ये एग्ज़ाम में आपके इस बार नहीं आएंगे। कुछ नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, है ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, है ना। फोस्फिन गैस वगैरह ये कुछ नहीं पढ़नी, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। फॉस्फोरस के हैलाइड्स, ये फॉस्फोरस के हैलाइड्स भी आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि इनको भी सिलेबस से हटा लिया गया है। फॉस्फोरस के हैलाइड्स आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये भी आपको नहीं पढ़नी है ना। वर्ग 15 में अब आपको आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है। वर्ग 15 में आपको ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, इनको सबको छोड़ देना। मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ, इनको नहीं पढ़ना है ना। फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल भी आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। ये भी नहीं पढ़ना है आपको, है ना, ये भी नहीं पढ़ना है, ये कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या क्या बताया आपको, वो बातें आपको ध्यान रखनी है। 16वें वर्ग में चलें तो ये आपको पढ़ना है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ना है। परमाणु आकार ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है। आयनन विभव में आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया कि वर्ग 15 के तत्वों का आयनन विभव वर्ग 16 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों का विन्यास क्या होता है, अर्धपूर्ण। ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों होती है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों होती है। विद्युत ऋणता आपको नहीं पढ़नी, इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है ना। मैंने बहुत अच्छे से इसको बता रखा है, समझा रखा है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा एक बार, चलिएगा। विद्युत ऋणता नहीं पढ़नी, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था आपको ध्यान रखनी है कि -2 +2 +4 और +6, और इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव आपको बहुत अच्छे से देखना है। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, है ना, ये भी आपको देखनी है ना। हैलोजन के साथ रासायनिक अभिक्रियाशीलता आपको देखनी है। SF4 की संरचना आपको ध्यान रखनी है ना। SF4 की संरचना आपसे पूछी जा सकती है, तो याद कर लो के शेप या सीसा, है ना, के शेप या सीसा या विकृत चतुष्फल की है। ये देखो SF4 की संरचना आपको याद रखनी है, इसका संकरण आपको याद रखना है। SF6 की संरचना और इसका संकरण आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, है ना, इसमें आपको एक तो अपचयक क्षमता ध्यान रखनी है और एक इसका अम्लीय गुण, ये भी पढ़ना है। दोनों इम्पोर्टेंट है, जो बता रहा हूँ मैं वो इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ, जो नहीं बता रहा हूँ वो सारे आपको छोड़ देने हैं, उनमें से परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। गलनांक पतनांक आपको बहुत अच्छे से देखना है ना। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता, इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो डाई ऑक्सीजन गैस पढ़नी है। डाई ऑक्सीजन गैस को बनाने की जो विधि है ना, पोटेशियम डाइक्लोराइड वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर ऑक्साइड व पेरोक्साइड से, ये भी आपको पढ़ना है ना। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपको देख लेने हैं, मैंने बता रखे हैं सारे आपको। O2 अनुचुंबकीय क्यों होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि MOT सिद्धांत से इसके पाई स्टार कक्षक में 2 क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 की रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़नी है, O2 के उपयोग आपको पढ़ने हैं, है ना, O2 के उपयोग आपको पढ़ने हैं। फिर इसके बाद में देखिएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपको नहीं पढ़नी, ये आपको नहीं पढ़ना। ऑक्साइड्स आपको नहीं पढ़ने, ये भी आपको नहीं पढ़ने। ओजोन गैस आपको पढ़नी है ना। ओजोन गैस में आपको एक तो इसकी ऑक्सीकारक प्रकृति है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़नी है, और ये रिएक्शन पूछी जाती है। देखो मैंने आज आपको टेस्ट में भी ये रिएक्शन दी थी, है ना, ये रिएक्शन आपसे पूछी जाती है। फिर आपको
ओजोन गैस में ये वाली बात ध्यान रखनी है कि ओजोन गैस में दोनों बंद लंबाइयाँ क्या होती है, समान होती है अनुनाद के कारण। ये क्वेश्चन भी आज मैंने आपको टेस्ट में दिया था। ये सल्फर के अपरूप आपको नहीं पढ़ने हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। ये सल्फर के ऑक्सी अम्ल लेना, ये भी आपको नहीं पढ़ने, ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये भी नहीं पढ़ना, 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 इन सब को आप छोड़ देना, है ना। तो यहाँ तक आप पूरा छोड़ देना और फिर आ जाना वर्ग नंबर 17 पे, है ना। ये ओजोन गैस के बारे में 2-3 बातें वो पढ़ लेना, उसके बाद में आगे का पूरा आपको छोड़ देना है। चलो अब हम आ जाते हैं वर्ग 17 पर। तो देखो, एक तो ये सामान्य बातें आपको ध्यान रखनी है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ध्यान रखना है, परमाणु आकार आपको ध्यान रखना है, आयनन विभव, है ना। वर्ग 17 के तत्वों से संबंधित आयनन विभव से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला पोर्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग 16 में भी ध्यान रखनी है और वर्ग नंबर 17 में भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर याद रखना है कि क्लोरीन की फ्लोरीन से क्या होती है ज़्यादा, और इसका कारण भी मैंने आपको बता रखा है। 16 में बताया था कि सल्फर की ऑक्सीजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर आपको ये विद्युत ऋणता वगैरह देख लेनी है ना। उसके बाद में ये जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है ना, ये आपसे पूछी जा सकती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन केवल -1 ही क्यों दर्शाता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हैलोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे F2Cl2 गैस होती है, Br2 द्रव है, आयोडीन ठोस है। कारण पूछा जा सकता है। हैलोजन का रंग को आपसे पूछा जा सकता है कि सभी हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। हैलोजन की ऑक्सीकारक प्रकृति का कारण आपसे पूछा जा सकता है। बंद ऊर्जा का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकारक प्रकृति भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हम बात करें क्रियाशीलता की, तो हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता आपको पढ़नी है। अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आपको ध्यान रखना है। अपचयक प्रवृत्ति का क्रम आपको ध्यान रखना है ना। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, दोनों ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ कि इसमें आपको पढ़ना क्या है ना। जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा यदि आप छोड़ देते हो तो कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिएगा, वापस आ जाते हैं अपन। थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम हो गया। चलिएगा, ये अंतरा हैलोजन यौगिक है ना, ये आपको नहीं पढ़ने। O2 के साथ अभिक्रियाशीलता है ना, इसमें आपको ClO2 के उपयोग याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। ClO2 के उपयोग आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है कि CO के आकलन में कौन सा कंपाउंड काम में आता है, I2O5 काम में आता है। फिर ये फायन का नियम आपको देख लेना है ना, ये पूछा जा सकता है। फिर ये आपको नहीं पढ़ना। अंतरा हैलोजन यौगिक आपके सिलेबस में नहीं है, इनको आप छोड़ देना। फिर डाइक्लोरीन गैस की अगर हम बात करें तो एक तो इसको बनाने की मेथड है ना, डेकोन अभिक्रिया, ये इम्पोर्टेंट है। M1O2 वाली इम्पोर्टेंट है। पोटेशियम पर मैग्नेट वाली भी क्या है, इम्पोर्टेंट। अब देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो डाइक्लोरीन गैस की अमोनिया के साथ अभिक्रिया और एक डाइक्लोरीन गैस की NaOH के साथ अभिक्रिया, ये दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनमें से एक रिएक्शन तो मैंने आज ये वाली टेस्ट में आपको दी भी थी। फिर क्लोरीन की ऑक्सीकारक प्रकृति आपको पढ़नी है। क्लोरीन की ऑक्सीकारक प्रकृति आपको पढ़नी है। क्लोरीन के उपयोग आपको पढ़ने हैं। क्लोरीन के उपयोग भी आपको पढ़ने पूछे जाते हैं। ये विषैली गैस है, मस्टर्ड गैस है, अशुद्ध गैस है, पीने के पानी को शुद्ध करने में ये आपसे पूछा जा सकता है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड आपको पढ़ना है और हाइड्रोजन क्लोराइड में मेनली आपको एक तो इसको बनाने का मेथड और एक इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके साथ, अमोनिया के साथ, ठीक है। एक्वा रेजी आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है ना। HCl के उपयोग आपको ध्यान रखने हैं। फिर हैलोजन के ऑक्सी अम्ल ये आपको नहीं पढ़ने, है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर वर्ग 18 के तत्वों में आपको देखो, ये सामान्य बातें पढ़ लेनी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, परमाणु आकार पढ़ना है, आयनन विभव पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आयनन विभव पढ़ना है। हीलियम गैस का उपयोग गोताखोरी के उपकरणों के रूप में क्यों किया जाता है, ये आपको पढ़ना है। ये जिनोन के यौगिक आपको नहीं पढ़ने, है ना, जिनोन के यौगिक आपको नहीं पढ़ने। 9 की अभिक्रियाएँ पढ़नी है। ये उपयोग जो है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। हीलियम के उपयोग है, नियोन के उपयोग है, आर्गन के जो उपयोग है।
फिर ये संरचनाएं आपको नहीं पढ़नी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में देखो ये जो असामान्य व्यवहार है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, उसके उदाहरण है ना, इसमें से पढ़ना मैंने आपको वीडियो में पढ़ा भी रखे हैं। ये सारी बातें आपको पढ़नी है। ये जो लास्ट में दे रखी है ना, ये सारी बातें क्या हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस ये भी सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट। इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस के बाहर से हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन सिलेबस में है, दूसरा क्वेश्चन भी सिलेबस में है, तीसरा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ देना। चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भैया, चौथा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फिर ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ देना। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है ना। और ये लास्ट वाले दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट। देखो, तो मैंने आपको पूरा पी ब्लॉक बता दिया कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी तो रिएक्शंस पढ़नी है, कौन सी संरचनाएं आपको याद रखनी है, और कौन से कारण वाले प्रश्न आपको याद रखने हैं। ठीक है, लास्ट वाला पूरा पोर्शन पढ़ लेना। चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।